नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान आज है। 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग होनी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, जिसमें दिल्ली की 7 सीटें हैं, हरियाणा की 10 सीटों पर वोटिंग होनी है, उत्तर प्रदेश की 14 सीट है। छठे चरण में बिहार की 8 सीटों पर मतदान होगा। इसके अलावा झारखंड की 4 सीट और ओडिशा की भी 6 सीटों पर वोटिंग आज होंगी। पश्चिम बंगाल की 8 सीट और जम्मू कश्मीर की भी 1 सीट पर मतदान होना है। यानी कुल 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कुल 8 राज्यों की ये अहम 58 सीटें हैं जिस पर वोटिंग होगी। और इनमें दिल्ली और हरियाणा की सभी लोकसभा सीटों पर वोटिंग होना है। जहां दिल्ली में सभी 7 सीटों पर वोटिंग होगी, तो वहीं हरियाणा की सभी 10 सीटों पर आज वोटिंग होगी। इस छठे चरण में बेहद अहम है ये छठा चरण। 5 चरण संपन्न होने के बाद अब सबकी नजरें छठे चरण पर है, क्योंकि यहाँ पर भी कई अहम चेहरे हैं जिनकी साख दांव पर है और जीत हार यहाँ पर जनता तय कर देगी, वोटर्स तय कर देंगे इस चरण में। और इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि 5 चरण खत्म होने के बाद अब इंतजार ये भी है और उम्मीद बेहतर वोटिंग परसेंट की भी है। और इसलिए लगातार चुनाव आयोग अपील भी यही कर रहा है कि बढ़ चढ़कर इस महापर्व में भाग ले, हिस्सेदारी बन रहे आपकी और बेहतर वोटिंग परसेंट निकल कर आए। हालांकि हर बार कोशिशें की गई, लेकिन फिर भी उस लिहाज से वोटिंग परसेंट सामने नहीं आया। लेकिन आज छठा चरण है और एक मात्र आखिरी चरण और बचा है 1 जून को, जिसके बाद इंतजार सभी को 4 जून का रहेगा परिणामों को लेकर। लेकिन परिणाम क्या कुछ रहेंगे उसके लिए आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी पर निर्भर करेगा कि इस छठे चरण में इन 58 सीटों पर कितने परसेंट वोट यहां पर पड़ते हैं, कितना बेहतर वोटिंग परसेंट इस चरण में निकल कर आता है और वोटर्स किस तरह से अपने प्रत्याशी को चुनता है। क्योंकि छठे चरण तक पहुंचते पहुंचते देखा हमने कि सभी पार्टियों के प्रचार प्रसार का तरीका बदला, रणनीति बदली, पूरी तरह से स्ट्रैटेजी बदली हुई नजर आई। और ऐसे में दिल्ली, जहां की सभी 7 सीटों पर वोटिंग होनी है, कितना असर होगा। अरविंद केजरीवाल भी पिछले चरण के पहले ही वो जेल से बाहर आए हैं और ऐसे में जब प्रचार प्रसार में जुटे तो क्या उसका असर होता है, या फिर जिस तरह से बीजेपी दावा कर रही थी उसे इसका फायदा मिल पाता है। हरियाणा की भी सभी 10 सीटों पर आज वोटिंग होनी है। तो इस लिहाज से देखा जाए बाकी सब राज्य जिसमें अलग अलग चरणों में कुछ सीटों को लेकर वोटिंग का दौर जारी रहा, जिसमें झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है। लेकिन हरियाणा और दिल्ली जो कि खास छठे चरण में हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों की सभी सीटों पर आज वोटिंग होनी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। शाम को 6 बजे के बाद भी लोग वोट कर सकेंगे जो उस परिधि में आ चुके होंगे। और ऐसे में इंतजार जरूर रहेगा कि 6 बजे के बाद वोटिंग परसेंट कितना आता है, लेकिन वो निर्भर करेगा कि जब सुबह 7 बजे से वोटिंग होती है तो किस तेजी के साथ मतदान यहाँ पर होता है। आपको राज्यवार भी हम बताएंगे कि कहां पर कितने कौन से कैंडिडेट हैं, कहां कौन मजबूत नजर आ रहा है। पिछली बार यानी 2014-2019 में भी वोटिंग परसेंट क्या था, लेकिन अहम ये 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर आज वोटिंग होनी है सुबह 7 बजे से। हालांकि पिछली बार की जीत को दोहराना चाहेंगी पार्टियां, जिन्हें जीत मिली है और जिन्हें शिकस्त मिली है वो इसे जीत में बदलना चाहेंगे। ऐसे में कई सीट्स ऐसी भी हैं जिसमें दिल्ली की सीट भी शामिल है, जहां पर अहम चेहरे थे जो 2014-2019 में जीत कर आए, लेकिन 2024 में चेहरे को बदल दिया गया। कई ऐसी सीट है जहां पर कैंडिडेट बदले गए हैं। और क्योंकि ये भी कहा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर होता है, कई बार नाराजगी वोटर्स की देखने को मिलती है और ऐसे में बदलाव की मांग रहती है। बेहतर काम, बेहतर परफॉर्मेंस यहाँ पर प्रायोरिटी में लिया गया और साथ ही साथ कि सामने किस कैंडिडेट को शिकस्त करना है, उसके लिहाज से कौन यहाँ पर कड़ी टक्कर दे सकता है। सभी गुणा भाग करने के बाद वो चेहरे यहाँ पर लाए गए जो आज टक्कर देंगे। फिर बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या फिर विपक्षी गठबंधन की हम बात कर लें, क्योंकि अलग अलग राज्य में जिस तरह से सिनेरियो है उसी लिहाज से यहाँ पर तय भी होगा किसकी जीत हो सकती है, किसकी हार, या वोटर्स जो माना जा रहा है उसके इतर कुछ और भी परिणाम दे सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ तय होगा आज जब ईवीएम में कैद हो जाएगी इन सभी प्रत्याशियों की किस्मत। 889 कुल प्रत्याशी हैं इस छठे चरण में जो कि मैदान में हैं, जिनकी किस्मत
का भाग्य का फैसला ये वोटर्स करेंगे, मतदाता तय करेंगे वोट के जरिए। और इसलिए लगातार बार बार अपील की जा रही है कि आप बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लीजिए, तभी आप बाद में इनसे सवाल भी कर सकेंगे और काम ना करने पर लताड़ भी सकेंगे। लेकिन उसके लिए आपका वोट डालना बहुत जरूरी है। वोटिंग परसेंट बेहतर होना बेहद जरूरी है। तो आज छठे चरण में 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की कुल 58 सीटें हैं जिस पर वोटिंग होनी है। लेकिन इनमें से भी कई हॉट सीट्स हैं, वीआईपी कैंडिडेट्स हैं, उन पर नजर डालते हैं। शुरुआत चलिए दिल्ली से करते हैं। दिल्ली में कुल 7 लोकसभा सीटें हैं जिस पर आज वोटिंग होनी है। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट की, जहां से बीजेपी के कैंडिडेट मनोज तिवारी हैं, तो वहीं कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से नॉर्थ ईस्ट संसदीय सीट सबसे हॉट बनी हुई है और इस सीट पर हर किसी की नजर भी है। उत्तर पूर्वी सीट पर बीजेपी के मनोज तिवारी, देखिए उनके सामने कांग्रेस के कन्हैया कुमार है। मनोज तिवारी भोजपुरी सिनेमा के गायक और सुपरस्टार हैं, लेकिन अब वो राजनीति में भी अपनी पकड़ बना चुके हैं और यही वजह है कि बीजेपी ने तीसरी बार उन्हें चुनावी रण में उतारा है। वहीं कन्हैया कुमार की बात कर लें तो छात्र राजनीति से इन्होंने शुरुआत की और अब राहुल गांधी उन पर काफी भरोसा भी जता रहे हैं। इस सीट में अधिकतर मतदाता ऐसे हैं जो पूर्वांचल के हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने बिहार के नेताओं को टिकट दिया है। दोनों नेता भले ही बिहार से हैं, लेकिन इनकी राजनीति दिल्ली में ही शुरू हुई है। इससे यह मुकाबला और भी ज्यादा रोचक हो गया है। उत्तर पूर्वी सीट के अंतर्गत 10 विधानसभा सीट आती हैं। इनमें से अधिकतर विधानसभा आपके कब्जे में है और ये दिल्ली के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। अब इस लोकसभा सीट में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है और उत्तराखंड और पूर्वांचल के लोग भी बड़ी तादाद में रहते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भी भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी के खिलाफ दिल्ली की 3 बार मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित कांग्रेस से प्रत्याशी थी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब देखिए एक नजर डालते हैं 2014-19 में वोटिंग परसेंट क्या था। मेरी सहयोगी दीपिका लगातार मेरे साथ बनी हुई है। दीपिका, जानना जरूरी है 2014-2019 में वोटिंग परसेंट की स्थिति क्या थी? बिल्कुल श्वेता, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया भी कैसा मिजाज इस सीट का रहा है। लेकिन बता देते हैं अपने दर्शकों को 2014-2019 में क्या मिजाज, किस तरीके से जनता यहाँ की वोट करने के लिए निकलती है, कैसा प्रतिशत रहता है। तो चलिए बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2014 की ही। 2014 में अपने दर्शकों को हम बताएं कि मनोज तिवारी ही प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के। 45.38% इनका वोट प्रतिशत रहा था। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ देखेंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से आनंद कुमार को मैदान में उतारा गया। 34.41% इनका वोट प्रतिशत रहा था, यानी कि काफी कम भी नहीं कहा जा सकता लेकिन ज्यादा भी नहीं कहा जा सकता है। 2014 के बाद अब 2019 की हम बात करते हैं तो कैसा यहां पर वोटिंग परसेंटेज किस प्रत्याशी का रहा है आप देखेंगे। एक बार फिर से बीजेपी ने मनोज तिवारी को ही रिपीट किया। न केवल मनोज तिवारी ने जीत हासिल की बल्कि उनका जो वोटिंग प्रतिशत था वो भी बढ़ा। 55.35% वोट प्रतिशत मनोज तिवारी का रहा। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से शीला दीक्षित को मैदान में उतारा गया था। 24.24% शीला दीक्षित का वोट प्रतिशत रहा था और करारी हार का सामना कांग्रेस को श्वेता करना पड़ा था। बिल्कुल, तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की ये स्थिति रही वोटिंग परसेंट को लेकर। अगली सीट का रुख कर लेते हैं, नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र। अब इस सीट से बीजेपी ने उतारा है कैंडिडेट बांसुरी स्वराज को और आप से सोमनाथ भारती हैं इस सीट पर। नई दिल्ली की ये लोकसभा सीट राजधानी वीवीआईपी सीटों में से एक है, क्योंकि देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक सब यहीं रहते हैं। और इस बार इस सीट पर बीजेपी की बांसुरी स्वराज और आपके सोमनाथ भारती के बीच यहां पर टक्कर देखने को मिलेगी। भाजपा ने इस बार इस सीट से मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर बांसुरी स्वराज को प्रत्याशी बनाया है। बांसुरी बीजेपी की कद्दावर नेता रही पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के तहत इस सीट पर आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती पर दांव लगाया। इस सीट से दोनों प्रत्याशी पेशे से वकील है। इस सीट में दोनों दलों के समक्ष मत प्रतिशत बढ़ाना एक चुनौती होगी। आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन होने से समीकरण बदले हैं। स्थानीय स्तर पर बात करें, दोनों दल सामंजस्य बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। दोनों प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन और छोटी जनसभाओं के माध्यम से अपने पक्ष में माहौल बनाने में भी जुटे रहे। नई दिल्ली सीट के अंतर्गत 10 विधानसभा सीट आती हैं और इस 10 विधानसभा क्षेत्र में से करोल बाग और पटेल नगर सुरक्षित विधानसभा है जो नई दिल्ली सीट के अंतर्गत आती है। बाकी 8 विधानसभा में से मिश्रित कल्चर के मतदाता रहते हैं। दिल्ली कैंट इलाके में अधिकांशतः भारतीय सेना के लोग रहते हैं। यहाँ कुछ पुराने गांव भी स्थित हैं। नई दिल्ली क्षेत्र के अंतर्गत मालवीय नगर, ग्रेटर कैलाश 2 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जिसकी सीमा दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से सटी हुई है। लेकिन चलिए अब वोटिंग परसेंट में जान लेते हैं। दीपिका का रुख करते हैं। दीपिका,
बिल्कुल, नई दिल्ली अगर लोकसभा सीट की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार यहां से अपने प्रत्याशी को बदल दिया है और सुषमा स्वराज की बेटी हैं बासुरी स्वराज, उनको प्रत्याशी बनाया। लेकिन 2014-2019 का वोटिंग पैटर्न क्या कहता है यहां का, जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं। बात सबसे पहले करते हैं 2014 की ही, तो आप देखेंगे 2014 में मीनाक्षी लेखी को प्रत्याशी बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इनका जो वोटिंग प्रतिशत रहा था वो 47.02% रहा। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर जो विपक्षी कैंडिडेट थे वो आशीष खेतान थे, 30.14% इनका वोटिंग प्रतिशत रहा था। करारी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन आगे बढ़ते हैं, 2019 की बात करते हैं। 2014 के बाद 2019 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने मीनाक्षी लेखी को ही रिपीट किया था। 54.77% इनका वोट प्रतिशत बढ़ा। लेकिन दूसरी तरफ अजय माकन को करारी हार का सामना करना पड़ गया। यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से अजय माकन प्रत्याशी थे, लेकिन 26.91% इनका वोट प्रतिशत रहा था। हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा। इस बार स्ट्रैटेजी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बदली भी है, क्योंकि गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, स्ट्रैटेजी बदली। चलिए अगले सीट का रुख करते हैं, चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र। अब इस सीट से बीजेपी के कैंडिडेट की बात करें, प्रवीण खंडेलवाल मैदान में है, तो कांग्रेस से जेपी अग्रवाल है। चांदनी चौक सीट दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से एक है और ये लोकसभा सीट दिल्ली व देश भर में ही नहीं, विदेशों में भी मशहूर है। चांदनी चौक लोकसभा सीट पर हुए पिछले 2 चुनाव में बीजेपी को यहां पर जीत मिली थी। डॉक्टर हर्षवर्धन यहां से सांसद थे और इस बार उनका टिकट कट गया। बीजेपी ने इस बार वैश्य नेता प्रवीण खंडेलवाल को उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी जेपी अग्रवाल से है और इस लोकसभा सीट के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ सभी सामान्य सीट है और इस लोकसभा सीट के 75% साक्षरता दर है। इस लोकसभा सीट में 20.34% मुसलमान हैं, वहीं 21.14% अनुसूचित जाति के लोग यहां पर रहते हैं। और बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव हैं। चांदनी चौक व्यापारियों का अड्डा माना जाता है और ऐसे में इस क्षेत्र में प्रवीण खंडेलवाल की मजबूत पकड़ बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है। वहीं जेपी लोकसभा में उत्तर पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक का प्रतिनिधित्व पहले भी कर चुके हैं। वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और ऐसे में इन नेताओं के बीच होने वाला मुकाबला काफी दिलचस्प होने जा रहा है। दीपिका, वोटिंग परसेंट भी जरूर जानेंगे इस सीट को लेकर। बिल्कुल, बता देते हैं अपने दर्शकों को कि 2014 में 2019 में यहाँ का वोटिंग पैटर्न किस तरीके से रहा है, क्योंकि चांदनी चौकी चकाचौंध हर किसी को भाती है। बात सबसे पहले 2014 की कर लेते हैं, वोटिंग पैटर्न बताने के लिए, समझाने के लिए अपने दर्शकों को। तो सबसे पहले हम 2014 पे ही नजर डालते हैं। यहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन को प्रत्याशी बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आप देखेंगे इनका जो वोट शेयर था वो 44.81% था। लेकिन दूसरी तरफ आशुतोष को मैदान में उतारा गया। यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, ये 30.86% इनका वोट प्रतिशत रहा और हार गए थे। उस समय कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का उदय ही हुआ था और यहाँ पर पुरजोर तरीके से चुनाव भी लड़ा गया था, लेकिन उतनी ज्यादा सफलता नहीं प्राप्त हुई। चलिए बात कर लेते हैं 2014 के बाद 2019 की भी। 2019 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर हर्षवर्धन को ही प्रत्याशी बनाया था। डॉक्टर हैं, क्लिनिक अपना चलाते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी एक बार फिर से उन्हें बनाया। इनका वोट शेयर बढ़ा 44 से अब 52% यहाँ पर हो गया। 52.94% वोट प्रतिशत इनका रहा 2019 में। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी पर नजर आप डालेंगे तो जयप्रकाश अग्रवाल को मैदान में उतारा गया, लेकिन करारी हार का सामना कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को करना पड़ा। उनका जो वोट शेयर रहा 29.67% रहा। श्वेता, बिल्कुल, तो बेहद अहम और रोचक मुकाबला इस सीट पे देखने को मिलेगा। वेस्ट दिल्ली की बात कर लेते हैं। वेस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र, देखिए यहाँ पर बीजेपी से कमलजीत सहरावत मैदान में है, तो आप से महाबल मिश्रा। इस सीट पर 14वीं लोकसभा के समय पहला चुनाव हुआ था और इस सीट पर पूर्वांचली मतदाताओं की बड़ी तादाद भी है। इस लोकसभा सीट से 2019 का चुनाव दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने जीता था और इस बार बीजेपी ने उनकी जगह महिला प्रत्याशी कमलजीत सहरावत को टिकट दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचल से ताल्लुक रखने वाले पूर्व सांसद महाबल मिश्रा को प्रत्याशी बनाया। बीजेपी पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट पर पिछले 2 बार से चुनाव जीतती आ रही है। हालांकि इस लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली सभी 10 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। वहीं महाबल मिश्रा की इस सीट पर पहले से पकड़ है। वो मूलतः बिहार के रहने वाले हैं। पश्चिमी दिल्ली में बड़ी संख्या में बिहार के लोग भी रहते हैं। ऐसे में इस सीट पर दोनों पार्टियों ने वोटरों को साधने के लिए अलग अलग दांव चले हैं। इस बार मुकाबला कांटे का होगा और इस लोकसभा क्षेत्र में 10 विधानसभा भी आती हैं। इनमें जनकपुरी है, तिलक नगर है, सुभाष नगर है, राजौरी गार्डन है, मधीपुर, हरिनगर, उत्तम नगर, द्वारका, नजफगढ़ और विकासपुरी इसके अंतर्गत शामिल है। दीपिका, वोटिंग परसेंट।
बिल्कुल श्वेता, और इस सीट की अगर बात की जाए यहाँ पर जिस तरीके से आपने बताया भी, क्योंकि अलग अलग पार्टियों की तरफ से अलग अलग दांव लगाया गया है, लेकिन किसके दांव में कितना दम है ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। बहरहाल हम बता देते हैं 2014 और 2019 का वोटिंग पैटर्न यहाँ पर किस प्रत्याशी का किस तरीके से रहा है। बात सबसे पहले 2014 की ही कर लेते हैं, और 2014 का वोटिंग प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी परवेश वर्मा का क्या रहा है। आप देखिए 48.61% वोटिंग प्रतिशत रहा इनका। तो दूसरी तरफ जर्नैल सिंह को प्रत्याशी बनाया गया विपक्ष की तरफ से, 28.57% इनका वोटिंग प्रतिशत रहा है। हार का सामना करना पड़ गया क्योंकि यहां पर टक्कर भी नहीं दे पाए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 2014 के बाद 2019 की अब बात कर लेते हैं। और यहां पर 2019 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने परवेश वर्मा को ही मैदान में उतारा था। वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ा और बम्पर जीत भी हासिल की। 60.05% इनका वोटिंग प्रतिशत रहा। तो वहीं दूसरी तरफ महाबल मिश्रा, जो भी इस बार भी प्रत्याशी हैं, महाबल मिश्रा को ही मैदान में उतारा गया। 19.92% वोटिंग पैटर्न इनका देखने को मिला, लेकिन हार का सामना करना पड़ गया था 2019 में। बिल्कुल। और अगली सीट है साउथ दिल्ली लोकसभा क्षेत्र। यहां से देखिए बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा है रामवीर सिंह बिधूड़ी, और आप से सहीराम पहलवान मैदान में है। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने रामवीर सिंह बिधूड़ी को चुनावी मैदान में उतारा है। इंडिया गठबंधन की तरफ से यह सीट आम आदमी पार्टी की झोली में है। आपने सहीराम पहलवान को प्रत्याशी बनाया। दक्षिण दिल्ली सीट गुर्जर बहुल सीट मानी जाती है, और यही वजह है कि दोनों ही पार्टियों ने इस सीट पर गुर्जर प्रत्याशी उतारे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के रमेश बिधूड़ी ने यहां से जीत हासिल की थी। हालांकि 2024 के चुनाव में उनका टिकट कट गया। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट पर 1967 में पहला चुनाव हुआ था, जिसमें भारतीय जनसंघ को जीत मिली थी। यहां पर अब तक हुए 13 चुनावों में 4 बार कांग्रेस और 7 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की, यानी इस लोकसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है। और सीट के अंतर्गत बिजवासन, पालम, महरौली, छतरपुर, देवली, अंबेडकर नगर, संगम विहार, कालकाजी, तुगलकाबाद, बदरपुर विधानसभा क्षेत्र आते हैं, और ऐसे में ये मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। चलिए 2014-2019 के वोटिंग पर्सन के लिए रुख करते हैं सहयोगी दीपिका का। और साउथ दिल्ली में श्वेता, जिस तरीके से आपने बताया भी कि यहाँ बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन दबदबा क्या वो कायम रहेगा, या फिर जिस तरीके से गठबंधन ने पूरी कोशिश की है क्या वो भेद पाएंगे, इसके लिए को देखेंगे आगे। लेकिन फिलहाल हम बता देते हैं 2014 और 2019 का वोटिंग पैटर्न किस तरीके से यहाँ पर इस सीट का रहा है, और कैसे जनता यहाँ पर वोट देने के लिए पहुंचती है। बम्पर वोटिंग होती है। आपको बताएं कि रमेश बिधूड़ी को प्रत्याशी बनाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। 45.34% इनका वोटिंग पैटर्न यहां पर दिखाई दिया। तो दूसरी तरफ कर्नल देवेंद्र को मैदान में उतारा गया, हार का सामना करना पड़ा। 35.6% इनका वोटिंग प्रतिशत यहां पर रहा है 2014 में। लेकिन अब 2019 की बात कर लेते हैं। 2014 के बाद और रमेश बिधूड़ी को एक बार फिर से मैदान में बीजेपी ने उतारा, एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया। न केवल जीत हासिल की बल्कि वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ा इनका। 56.58% वोटिंग प्रतिशत रहा। तो वहीं दूसरी तरफ राघव चड्ढा को मैदान में उतारा गया था। 26.35% इनका वोटिंग पैटर्न, वोट शेयर रहा। हालांकि हार गए, लेकिन 26.35% वोट शेयर इनका दिखाई दिया। बिल्कुल। और अगली अहम सीट है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट। बीजेपी से यहां पर कैंडिडेट पर देखिए नजर डाल लेते हैं। बीजेपी से योगेंद्र चंदोलिया यहां पर है मैदान में, तो कांग्रेस से उदित राज है। दिल्ली की एकमात्र ये लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सूफी गायक हंसराज हंस को प्रत्याशी बनाया और वो विजय भी हुए थे। और इस बार भाजपा ने उत्तर पश्चिम सीट पर योगेंद्र चंदोलिया को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक दल कांग्रेस ने उदित राज को उम्मीदवार बनाया है। 2014 में बीजेपी ने उदित राज को पार्टी ने टिकट दिया था, और तब उन्होंने आप प्रत्याशी राखी बिरलान को हराया था। 2019 में टिकट कटने के बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था, और यही वजह है कि कांग्रेस ने इस बार चुनाव में भाजपा प्रत्याशी चंदोलिया के खिलाफ उदित राज पर ही दांव लगाया है। उत्तर पश्चिम सीट के अंतर्गत 10 विधानसभा क्षेत्र यहां पर आते हैं, और इन विधानसभा क्षेत्रों में नरेला, बादली, रिठाला, बवाना, मुंडका, किराड़ी, सुल्तानपुर माजरा, नागलोई, जाट, मंगोलपुरी और रोहिणी है। और इनमें से रोहिणी विधानसभा पर भाजपा के विधायक विजेंद्र गुप्ता है, जबकि अन्य सभी सीटों पर आपके विधायक हैं। इस संसदीय क्षेत्र में आउटर रिंग रोड के पार रोहिणी, पीतमपुरा है, सरस्वती विहार और मॉडल टाउन जैसी पॉश कॉलोनियां हैं। तो वहीं बवाना, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी जैसे क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां भी हैं। अब ऐसे में किसको इस सीट में फायदा मिलता है, ये बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए मुकाबला भी कड़ा माना जा रहा है। दीपिका, वोटिंग परसेंट।
बिल्कुल, उदित राज की बात करें, यहाँ पर गठबंधन ने प्रत्याशी तो बनाया, लेकिन उदित राज अपने बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। बहरहाल 2014-2019 के वोटिंग पैटर्न की जल्दी से बात कर लेते हैं और सबसे पहले बताते हैं अपने दर्शकों को 2014 का वोटिंग पैटर्न किस तरीके से रहा है। जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने उदित राज को 2014 में प्रत्याशी बनाया था, 46.75% वोट शेयर इनका रहा। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर राखी बिरला को मैदान में उतारा गया विपक्ष की तरफ से, 38.83% वोट प्रतिशत रहा इनका, लेकिन करारी हार का सामना करना पड़ गया। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, 2019 की बात करते हैं। 2019 में बीजेपी ने हंसराज हंस को मैदान में उतारा और देखिए कितना ज्यादा वोटिंग प्रतिशत उनका बढ़ गया, 60.49% इनका वोटिंग प्रतिशत रहा, यानी कि जनता ने खूब भरोसा जताया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो गुगन सिंह को मैदान में उतारा गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, 21.01% वोट प्रतिशत रहा, करारी हार का सामना करना पड़ा, टक्कर भी नहीं दे पाए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। बिल्कुल, और अहम 2019 का भी रहा है जिस तरह से मोदी लहर की बात की जाए तो, और कई कैंडिडेट को बिल्कुल जितनी उम्मीद थी उससे भी ज्यादा बड़ी जीत मिली है। चलिए अब अगली सीट पर भी नजर डाल लेते हैं, पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट। देखिए इस सीट की बात करते हैं, यहाँ से बीजेपी से हर्ष मल्होत्रा मैदान में है और आम आदमी पार्टी से कुलदीप कुमार उन्हें टक्कर दे रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में इस सीट से भारतीय जनता पार्टी ने क्रिकेटर गौतम गंभीर को उम्मीदवार बनाया था और वो विजयी भी हुए थे। गंभीर ने 55.33% वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। हालांकि इस बार बीजेपी ने हर्ष मल्होत्रा को चुनावी रण में उतारा है। हर्ष मल्होत्रा पूर्वी दिल्ली से निगम पार्षद और वर्ष 2015-16 में दिल्ली के मेयर भी रह चुके हैं। वह इस बार इस सीट से आम आदमी पार्टी ने कोंडली विधानसभा से विधायक कुलदीप कुमार को चुनाव मैदान में उतारा है। इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में मुस्लिम वोट बटेंगे नहीं, साथ ही कुछ सिख वोट भी इंडिया गठबंधन को मिलने की उम्मीद है और ऐसे में बीजेपी के लिए जीत का रास्ता कठिन हो सकता है। लेकिन 2014-2019 में वोटिंग शेयर परसेंट क्या था इस सीट पर, दीपिका बिल्कुल जानना चाहेंगे। बिल्कुल श्वेता, और यहाँ पर गौतम गंभीर ने हालांकि जीत तो हासिल की, लेकिन इस बार उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। लेकिन 2014-2019 का वोटिंग पैटर्न किस तरीके से यहाँ पर आया इस सीट का, जिस तरीके से आपने बताया कि गठबंधन ने मुसीबतें खड़ी करने की कोशिश तो बीजेपी के सामने की है, लेकिन कितना कर पाती है आगे समझ आएगा। लेकिन फिलहाल हम समझा देते हैं अपने दर्शकों को 2014 का वोटिंग पैटर्न यहाँ का किस तरीके से रहा है, जनता किस तरीके से वोट देने के लिए निकलती है। और महेश गिरी को मैदान में 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा, 48.03% वोट प्रतिशत इनका रहा। तो दूसरी तरफ राजमोहन गांधी हार गए थे महेश गिरी के सामने, 32.04% वोट प्रतिशत इनका दिखाई दिया। तो वहीं दूसरी तरफ अब 2014 के बाद 2019 की बात कर लेते हैं। 2019 में आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रत्याशी बीजेपी ने बदला, गौतम गंभीर क्रिकेटर जिन्होंने सियासी पारी की शुरुआत यहाँ से की, 53.9% वोट शेयर के साथ जीत बड़ी हासिल की। तो दूसरी तरफ अरविंदर सिंह लवली को कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा था, 28.85% इनका वोट शेयर रहा। और ये वोटिंग परसेंट बेहद अहम भी हो जाता है जब हम दिल्ली की बात करते हैं। 7 अहम सीटें और एक ही फेज में यहां वोटिंग हो रही। चलिए अब अगले राज्य का रुख कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली की तो अहम सीटें हमने दिखाई, लेकिन अब बात हरियाणा की करते हैं। हरियाणा में एक ही चरण में सभी 10 सीटों पर वोटिंग हो रही है, यानी कि आज। और हरियाणा की सबसे पहली सीट जिस पर हम बात करें वो करनाल सीट है। देखिए करनाल लोकसभा क्षेत्र, ये जो सीट है इसमें बीजेपी से मनोहर लाल खट्टर, देखिए बेहद अहम चेहरे, मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस से दिव्यांशु बुद्धिराज यहां पर उन्हें टक्कर देंगे। इस सीट पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं, बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में है और इस वक्त तक तो वो अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा से आगे भी दिखाई देते हैं। हालांकि दिव्यांशु बुद्धिराजा उन्हें कड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, इसलिए उनकी राह इस सीट पर आसान दिखाई नहीं देती है। युवा चेहरे के तौर पर वे पूर्व सीएम को चुनौती दे रहे हैं। बावजूद इसके पूर्व सीएम मनोहर लाल के राजनीतिक अनुभव के सामने दिव्यांशु बुद्धिराजा कमजोर दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से ही इस सीट पर बीजेपी अभी आगे दिखाई दे रही है। लेकिन बेहद अहम ये मुकाबला जरूर रहेगा करनाल सीट पर। और चलिए 2014-2019 के भी वोट शेयर देख लेते हैं, रुक करते दीपिका का। बिल्कुल श्वेता, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी का एक्सपीरियंस सामने नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का एक्सपेरिमेंट दिखाई दे रहा है। कौन सा कमाल करेगा ये दिखाई देगा आगे आने वाले वक्त में, 4 जून को साफ होगा। लेकिन बहरहाल हम 4 जून के से पहले अपने दर्शकों को बता देते कि यहाँ पर किस तरीके से वोटिंग पैटर्न रहा है। 2014-2019 में किस तरीके से किस प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी, तो बात सबसे पहले 2014 की कर लेते हैं। तो बताएं आपको कि अश्विनी कुमार को मैदान में उतारा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, 49.96% वोट शेयर के साथ ये जीत गए थे। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के अरविंद कुमार शर्मा को हार का सामना करना पड़ गया था।
19.71% इनका वोट शेयर रहा था। काफी ज्यादा गैप, काफी ज्यादा यहां पर मार्जिन आपको दिखाई देगा। बड़ी जीत बीजेपी के प्रत्याशी ने हासिल की। अब 2014 के बाद 2019 का जिक्र करना बहुत जरूरी है, जिससे कि बेहतर तरीके से समझ आए। आप देखिए कितना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने गेन किया। यहां पर संजय भाटिया को मैदान में उतारा गया, हालांकि प्रत्याशी जरूर बदला, लेकिन प्रत्याशी बदलना फायदेमंद रहा क्योंकि 70.08% वोट शेयर यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी का रहा। तो दूसरी तरफ वही जो पिछली बार प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहा, इस बार भी यही नजर आया क्योंकि कुलदीप शर्मा को मैदान में कांग्रेस पार्टी ने उतारा। सिर्फ 19.64% इनका वोट प्रतिशत रहा, यानी कि टक्कर भी नहीं दे पाए और करारी हार का सामना करना पड़ गया कांग्रेस को। बिल्कुल दीपिका, और ये 2014 से 2019 में वोटिंग परसेंट जो बढ़ा, ये दिखा रहा था कि किस तरह से लोगों की पसंद और ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन क्या ये कायम रहता है 2024 में, यही एक बड़ा चैलेंज रहेगा। चलिए अगली सीट सोनीपत लोकसभा सीट है और इस सीट पर बीजेपी ने मोहनलाल बड़ौली को मैदान में उतारा है। कांग्रेस से सतपाल ब्रह्मचारी उन्हें टक्कर देंगे। ये बेहद अहम सीट है बीजेपी की तरफ से। देखिए मोहनलाल बड़ौली चुनावी मैदान में है, उनके सामने कांग्रेस पार्टी ने सतपाल ब्रह्मचारी को चुनावी मैदान में उतार दिया। सतपाल ब्रह्मचारी की पहचान एक संत के तौर पर भी है और इस क्षेत्र में उनका काफी अच्छा प्रभाव भी है और जिसकी वजह से वो यहां पर बीजेपी उम्मीदवार से आगे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस सीट पर भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी जनसभा करने वाले हैं और इस जनसभा के बाद किस तरह का प्रभाव पड़ता, इस पर भी बीजेपी के उम्मीदवार की स्थिति काफी कुछ निर्भर करती थी। लेकिन बीजेपी उम्मीदवार मोहनलाल बड़ौली की छवि भी एक अच्छे नेता के तौर पर यहां पर है। अब ऐसा भी देखना होगा कि ये जो कैंडिडेट का चयन किया गया है वो कितनी टक्कर देते हैं और कितना असर वोटर्स पर कर पाते हैं। दीपिका, वोटिंग परसेंट। तो चलिए वोटिंग परसेंट बताते हैं सीट का। सोनीपत का 2014-2019 में किस तरीके से रहा है, कैसे जनता यहां पर वोट करने के लिए निकलती है बड़ी संख्या में और किस तरीके से किस प्रत्याशी ने जीत हासिल की। सबसे पहले आप नजर डालेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर, तो रमेश चंद्र कौशिक को यहां प्रत्याशी बनाया गया। 35.31% इनका वोट प्रतिशत रहा। तो दूसरी तरफ जगबीर सिंह मलिक को मैदान में कांग्रेस पार्टी ने उतारा था। 27.44% वोट शेयर इनका रहा। ज्यादा गैप नहीं कहा जा सकता है, टक्कर देने की कोशिश जरूर की है। लेकिन 2014 के बाद 2019 का जिक्र करना जरूरी है। 19 की हम बात करते हैं तो रमेश चंद्र कौशिक को एक बार फिर से रिपीट किया पार्टी ने और रिपीट करना फायदेमंद भी रहा क्योंकि 52.03% के साथ यहां 52.03% वोट शेयर के साथ बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। तो दूसरी तरफ भूपिंदर सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, हार का सामना करना पड़ गया। बड़ा चेहरा है कांग्रेस पार्टी का, लेकिन जीत नहीं पाए। महज 37.43% इनका वोट शेयर रहा। श्वेता, बिल्कुल, और अहम सीट है। चलिए अगली सीट का रुख करते हैं, रोहतक लोकसभा सीट। देखिए यहां से बीजेपी की कैंडिडेट है अरविंद शर्मा और कांग्रेस से दीपेंद्र हुड्डा। हरियाणा के हॉट सीट में से एक है रोहतक सीट और इस सीट पर बीजेपी के मौजूदा सांसद अरविंद शर्मा फिर से चुनावी मैदान में हैं और उनकी फिर से चुनावी टक्कर नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा से है। हालांकि पिछले चुनाव यानी 2019 में अरविंद शर्मा ने दीपेंद्र हुड्डा को इस सीट से हराया था, लेकिन इस बार दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदा स्थिति मजबूत दिखाई देती है। पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा की हार में इस लोकसभा क्षेत्र की कोसली विधानसभा सीट का अहम योगदान रहा है। यहां से जो अरविंद शर्मा को लीड मिली थी उसको दीपेंद्र हुड्डा अंत तक कवर नहीं कर पाए थे और इस बार दीपेंद्र हुड्डा काफी लंबे समय से इस लोकसभा सीट पर अपनी सक्रियता को जारी रखे हुए थे, जिसका उन्हें इस चुनाव में फायदा मिल सकता है। और वहीं बीजेपी के उम्मीदवार अरविंद शर्मा को इस बार भी कोसली से उम्मीदें हैं। फिलहाल इस सीट पर देवेंद्र हुड्डा मजबूत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वोटिंग परसेंट दीपिका क्या रहा 2014-2019 का, वो भी जान लेते हैं। बिल्कुल श्वेता, कांग्रेस को बड़ी आस है इस सीट से। कांग्रेस को लग रहा है कि इस बार ये सीट कांग्रेस निकाल लेगी। बहरहाल ये जनता किस पर भरोसा जताती है ये 4 जून को साफ होगा। हम बता देते 2014-2019 का वोटिंग पैटर्न यहाँ पर इस सीट का किस तरीके से रहा है। प्रत्याशी को दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मैदान में कांग्रेस पार्टी ने उतारा था 2014 में, हालांकि जीत गए थे। 47.15% वोट शेयर इनका रहा था। दूसरी तरफ ओम प्रकाश धनखड़ को मैदान में उतारा गया बीजेपी की तरफ से। महज 30.73% वोट शेयर के साथ ये हार गए थे। ज्यादा गैप यहां पर दिखाई दिया वोट शेयर में। लेकिन दूसरी तरफ 2019 की बात करें तो 2019 में अरविंद शर्मा को मैदान में बीजेपी ने उतारा और 47.01% के साथ वो जीत गए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को उन्होंने हरा दिया था। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो 2014 में जीते थे लेकिन 2019 में हार गए थे। एक कारण यह भी है कि यहां मोदी लहर के साथ साथ अन्य मुद्दे भी प्रभावी रहे। 46.4% वोट शेयर के साथ दीपेंद्र सिंह हुड्डा हार गए। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता है कि कड़ी टक्कर नहीं थी, यहां पर कड़ी टक्कर इन्होंने देने की जरूर कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाए और हार का सामना करना पड़ गया।
बिल्कुल दीपिका, लेकिन इस बार मजबूत स्थिति में ये नजर आ रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे। बहरहाल फरीदाबाद लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं। देखिए, इस सीट का जब जिक्र कर रहे हैं तो कैंडिडेट बेहद अहम। बीजेपी से कृष्णपाल गुर्जर हैं और कांग्रेस से चौधरी महेंद्र प्रताप। इस सीट पर भी बीजेपी ने मौजूदा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि कांग्रेस ने भी उनके मुकाबले में गुर्जर समाज के बड़े नेता चौधरी महेंद्र प्रताप को उम्मीदवार बनाया है और जिसकी वजह से ही इस सीट पर इन दोनों नेताओं के बीच में कड़ी टक्कर भी देखने को मिल रही है। महेंद्र प्रताप काफी लंबे समय से सक्रिय राजनीति से दूर थे, बावजूद इसके कांग्रेस ने उन पर दांव खेल दिया। कृष्णपाल गुर्जर की मुश्किल बढ़ाई हुई है। कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी यहां पर काम कर रहा है, क्योंकि वो पिछले 10 सालों से सांसद हैं। वही महेंद्र प्रताप लंबे समय बाद सक्रिय राजनीति में वापस आए हैं, तो उनको उसका भी फायदा यहां पर मिल रहा है। हालांकि उनकी बयानबाजी की वजह से उनको दिक्कत भी हो सकती है। दीपिका, वोटिंग परसेंट भी देख लेते हैं इस सीट पर। बिल्कुल ठीक है श्वेता, बता देते जल्दी से 2014 और 2019 का वोटिंग पैटर्न यहाँ पर किस तरीके से दिखाई दिया है। और सबसे पहले हम 2014 की बात कर लेते हैं, क्योंकि मोदी लहर में कई चेहरे ऐसे थे जो जीत हासिल कर चुके थे, लेकिन यहाँ पर कृष्णपाल गुर्जर को मैदान में बीजेपी ने उतारा। 57.88% इनका वोट शेयर रहा। तो दूसरी तरफ करारी हार, यूं कहे कि शर्मनाक हार का सामना कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना को करना पड़ गया। महज 16.47% वोट शेयर रहा। आप देखिए कितना ज्यादा यहां पर गैप दिखाई दिया, जिसकी भरपाई नहीं हो पा रही थी। अब 2014 के बाद 2019 का जिक्र हम कर लेते हैं। 2019 में आप देखेंगे यही दोनों कैंडिडेट थे। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को यहां पर हार का सामना करना पड़ गया। और कृष्णपाल गुर्जर की बात करें तो इनका न केवल वोट शेयर बढ़ा, बल्कि बड़ी जीत इन्होंने यहां से हासिल की और इसलिए बीजेपी ने एक बार फिर से इनको कैंडिडेट बनाया है। लेकिन दूसरी तरफ हार का सामना एक बार फिर से अवतार सिंह भड़ाना ने किया। आप देखेंगे तो पहले 19% इनका करीब वोट शेयर था यहां पर, लेकिन इस बार जरूर बढ़ा 1% करीब 20.72% वोटिंग पैटर्न यहां पर दिखाई दिया। बिल्कुल, इस बार देखना होगा कि डिफरेंस इस बार कितना आता है, इस बार जो दोनों कैंडिडेट हैं। चलिए बढ़ते आगे, गुड़गांव लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं। देखिए, यहां से बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा है राव इंद्रजीत सिंह को और कांग्रेस से है राज बब्बर मैदान में। इस सीट पर भी बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को ही मैदान में उतारा है। और राव साहब के नाम से मशहूर राव इंद्रजीत सिंह अहीरवाल क्षेत्र के बड़े नेता है। इसको देखते हुए कांग्रेस ने भी उनके सामने राज बब्बर को उम्मीदवार बनाकर उन्हें चुनौती देने की पूरी कोशिश की है। हालांकि वे राव इंद्रजीत सिंह को कितनी चुनौती दे पाएंगे, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। वर्तमान में इस सीट पर राव इंद्रजीत सिंह मजबूत स्थिति में दिखाई देते हैं। राव इंद्रजीत लगातार 5 बार सांसद रह चुके हैं। अगर वो इस बार भी जीतने में कामयाब होते हैं तो 6ठी बार सांसद बनने का रिकॉर्ड भी बनाएंगे। हालांकि राज बब्बर अपनी कमजोर कड़ियों को जोड़ने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं और इसलिए वो कैप्टन अजय यादव को भी साथ ले रहे हैं। वो अन्य जाति और सामाजिक समीकरणों पर भी काम कर रहे हैं। फिर भी वो राव इंद्रजीत के मुकाबले यहां कमजोर ही दिखाई दे रहे हैं। चलिए वोटिंग परसेंट पर एक नजर डाल लेते हैं। दीपिका, बिल्कुल श्वेता, राज बब्बर की अगर बात की जाए, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रयोग जरूर किया गया है, क्योंकि राज बब्बर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं और साथ ही साथ लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। लेकिन इस बार किस तरीके से प्रयोग यहाँ पर किया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्या वो कारगर साबित होगा, समय बताएगा। बहरहाल हम बता देते हैं 2014-2019 का वोटिंग पैटर्न इस सीट का। यहाँ पर सबसे पहले बात 2014 की कर लेते हैं। राव इंद्रजीत को मैदान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतारा गया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने जीत भी हासिल की और बड़ी जीत थी। 48.92% वोट शेयर के साथ ये जीत गए। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से उतारा गया मैदान में जाकिर हुसैन को। जाकिर हुसैन टक्कर नहीं दे पाए राव इंद्रजीत सिंह को और महज 28.08% वोटिंग शेयर इनका रहा है। लेकिन 2014 के बाद 2019 की हम बात कर लेते हैं। यहां पर आपको समझ आएगा कि कितना ज्यादा मजबूत भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर है। राव इंद्रजीत सिंह को एक बार फिर से मैदान में उतारा गया, बीजेपी की तरफ से रिपीट किया गया प्रत्याशी, और वो सही भी रहा, क्योंकि यहां पर राव इंद्रजीत सिंह जीत गए 60.94% वोट शेयर के साथ। दूसरी तरफ कैप्टन अजय सिंह को मैदान में कांग्रेस पार्टी ने उतारा, लेकिन वही नतीजा रहा, एक बार फिर से हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा। प्रत्याशी जरूर बदला, लेकिन यहां पर जो जीत के मंसूबे से उतरे थे वो मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। 34.24% वोट शेयर के साथ हार गए कैप्टन अजय। बिल्कुल, और राव इंद्रजीत मजबूत नजर आ रही है। बहरहाल रुख अगली सीट का कर लेते हैं, सिरसा लोकसभा क्षेत्र। देखिए, अब इस सीट पर बात करें तो बीजेपी से यहां मैदान में अशोक तंवर हैं और कांग्रेस से कुमारी शैलजा। सिरसा लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी ने हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और आप पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए डॉक्टर अशोक तंवर को उम्मीदवार बनाया, जबकि कांग्रेस की तरफ से हरियाणा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष कुमारी शैलजा को मैदान में उतारा है।
इस सीट पर अभी कांग्रेस ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। अशोक तंवर स्वभाव से शालीन नेता के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन उनका बार बार पार्टी बदलना और मौजूदा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ जा रहा है। भले ही बीजेपी ने काफी समय पहले उन्हें उम्मीदवार बना दिया था, लेकिन उनका चुनाव अभियान उस तरह की गति नहीं पकड़ पा रहा है जिस तरह से होना चाहिए था। वहीं कुमारी शैलजा पहले भी इस सीट से सांसद रह चुकी हैं, लिहाजा उनके पक्ष में लोगों का झुकाव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से वो अशोक तंवर के मुकाबले मजबूत इस सीट पर दिखाई दे रही है। दीपिका, वोटिंग परसेंट। बिल्कुल श्वेता, वोटिंग परसेंट बता देते हैं। कुमारी शैलजा यहाँ पर क्योंकि दिग्गज नेता हैं, कांग्रेस पार्टी की मैदान में है, लेकिन 2014-2019 का वोटिंग प्रतिशत क्या कहता है इस सीट का, वो अपने दर्शकों को हम सबसे पहले बता देते हैं। 2014 में आप देखेंगे चरणजीत सिंह रोड़ी को मैदान में उतारा गया और 39.71% वोट शेयर इनका रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से अशोक तंवर को मैदान में उतारा गया, प्रत्याशी बनाया गया, 30.64% वोट प्रतिशत इनका रहा है। गैप हालांकि नजर जरूर आया है, लेकिन भरपाई करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने जरूर की। आगे बढ़ते हैं, 2019 की हम बात करते हैं और 2019 में आप देखेंगे सुनीता दुग्गल को मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा, प्रत्याशी बनाया, 52.16% इनका वोट प्रतिशत रहा। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ गया। अशोक तंवर मैदान में थे, 29.53% वोट शेयर इनका रहा। और आप गैप देखकर समझ पा रहे होंगे और इससे यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना ज्यादा मेहनत की जरूरत कांग्रेस पार्टी को थी, लेकिन यहां पर एक जिस तरीके से कुमारी शैलजा को मैदान में कांग्रेस पार्टी ने उतारा, एक मजबूत कैंडिडेट वो साबित हो रही हैं। बिल्कुल, और मजबूत दावेदारी है, लेकिन मुकाबला भी कड़ा है। हिसार लोकसभा सीट की चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, यहां से बीजेपी ने रणजीत चौटाला को मैदान में उतारा है, कांग्रेस से जयप्रकाश और जेजेपी से नैना चौटाला भी मैदान में, यानी इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला नजर आता है। इस बार हरियाणा की सबसे हॉट सीट हिसार बनी हुई है। यहां पर बीजेपी ने प्रदेश सरकार में मंत्री और निर्दलीय विधायक रहे रणजीत चौटाला को मैदान में उतारा और उनके सामने कांग्रेस पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश को उम्मीदवार बनाया। वहीं रणजीत चौटाला के सामने उनके परिवार की 2 बहू चुनावी मैदान में है। ऐसे में इस सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। रणजीत चौटाला के पक्ष में जो बातें हैं उनमें उनका सरकार में मंत्री होना, हिसार के लोगों से जुड़े रहना और हिसार में एक्टिव रहना है। किसानों का विरोध और बिश्नोई परिवार की दूरी रणजीत चौटाला के खिलाफ है और उनके सामने जेजेपी से नैना चौटाला और इनेलो से सुनैना चौटाला चुनावी मैदान में है। कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश भी अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। वो इस क्षेत्र से सांसद भी रहे हैं। जाट वोट बैंक ज्यादा होने का फायदा उठाना चाह रहे हैं वो। हालांकि चौधरी वीरेंद्र सिंह परिवार की उनसे दूरी, आदमपुर उपचुनाव की हार और इस क्षेत्र से काफी वक्त तक दूर रहना उनके खिलाफ भी जा सकता है। बहरहाल इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है। लेकिन चलिए 2014-2019 के वोटिंग परसेंट के लिए रुख करते हैं दीपिका का। तो चलिए, त्रिकोणीय मुकाबले वाली हिसार सीट का 2014-2019 में वोटिंग पैटर्न क्या कह रहा है वो हम अपने दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं। बात सबसे पहले 2014 की कर लेते हैं और आप देखेंगे, अगर नजर डालेंगे कि 2014 में यहां पर दुष्यंत चौटाला को मैदान में उतारा गया, 42.84% वोट शेयर के साथ वो जीत गए थे। तो दूसरी तरफ आप देखिए कुलदीप बिश्नोई को हार का सामना करना पड़ गया था, 40.08% इनका वोट शेयर रहा था। ज्यादा गैप नहीं था, कड़ी टक्कर यहां पर दी है कुलदीप बिश्नोई ने। लेकिन दूसरी तरफ 2019 की हम बात कर लेते हैं और 2019 में आप चेहरे देखेंगे किसने किस तरीके से जीत हासिल की। विजेंद्र सिंह को मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा, 51.13% वोट प्रतिशत इनका दिखाई दिया। तो दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला यहां पर प्रत्याशी थे, हार का सामना जेजेपी की तरफ से दुष्यंत चौटाला मैदान में थे, लेकिन हार गए। 24.51% वोट प्रतिशत रहा। हालांकि बाद में भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने समर्थन जरूर कर दिया था। श्वेता, बिल्कुल। और चलिए, अब अगली अहम सीट हरियाणा की है, वो है कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट। यहां से कैंडिडेट पर नजर डाल लेते हैं। चलिए देखिए, सीट पर बीजेपी से नवीन जिंदल है, आप से सुशील गुप्ता है और इनेलो से अभय चौटाला मैदान में है। त्रिकोणीय मुकाबला। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए नवीन जिंदल को बीजेपी ने कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया और उनके सामने इंडिया गठबंधन समर्थित आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता चुनावी मैदान में है। वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला भी इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अब ऐसे में इस सीट पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता के बीच कड़ी टक्कर तो देखने को मिल सकती है। हालांकि अभय चौटाला किसी का भी खेल इस सीट पर बिगाड़ सकते हैं। नवीन जिंदल इस सीट पर पहले भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सांसद रहे हैं, लिहाजा इस क्षेत्र में उनका अपना एक जनाधार है और जिससे उन्हें फायदा मिल सकता है। वहीं मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी ये संसदीय क्षेत्र रहा है। राज्य मंत्री सुभाष सुधा भी इसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और इंडिया गठबंधन समर्थित उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता को कांग्रेस पार्टी का भी पूरा साथ मिल रहा है।
इस सीट पर कांग्रेस के सभी दलों के नेता उनके प्रचार के लिए आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो नवीन जिंदल को कड़ी टक्कर देते दिखाई देते हैं। हालांकि हरियाणा में आपका अभी बड़ा जनाधार नहीं है, इसलिए ये फैक्टर उनको कमजोर बनाता है। खुद पार्टी संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल उनके लिए रोड शो भी कर चुके हैं। तो अहम सीट है कुरुक्षेत्र, लेकिन 2014-2019 का वोटिंग पर्सन क्या कह रहा था वो भी जान लेते हैं। बिल्कुल श्वेता, कुरुक्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ आई और काफी रोचक बात ये भी है कि लास्ट मोमेंट पर यहाँ ये सीट जो है वो आम आदमी पार्टी के खाते में गई, क्योंकि यही मंथन हो रहा था कि कांग्रेस का प्रत्याशी उतरेगा या फिर आम आदमी पार्टी का। बहरहाल वोटिंग प्रतिशत किस तरीके से 2014-2019 का यहाँ पर रहा है वो बता देते हैं। 2014 की सबसे पहले हम बात करते हैं। राजकुमार सैनी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, जीत गए थे। 36.89% इनका वोट शेयर रहा। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आप देखेंगे विपक्षी कैंडिडेट को, तो बलबीर सिंह सैनी मैदान में थे लेकिन हार का सामना करना पड़ गया। इनका जो वोट प्रतिशत रहा था 25.44% रहा है। गैप थोड़ा ज्यादा था, इसलिए भरपाई नहीं हो पाई। अब 19 की बात कर लेते हैं। 2019 में किस तरीके से वोटिंग पैटर्न यहाँ इस सीट का रहा है। नायब सिंह सैनी जो अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, आप देखिए कि वो मैदान में थे। कुरुक्षेत्र से 55.98% इनका वोट प्रतिशत रहा था और बड़ी जीत इन्होंने हासिल की थी। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने निर्मल सिंह को प्रत्याशी बनाया था इस उम्मीद के साथ कि इसके लिए को भेद पाएगी, यहां से जीतेगी, लेकिन जीत नहीं पाई। निर्मल सिंह का जो वोट शेयर रहा वो 24.71% रहा है। श्वेता, बिल्कुल, तो ये वोटिंग परसेंट भी बहुत कुछ बताता है और इसलिए कोशिश रहती है कि वोटिंग परसेंट बेहतर हो। टोटल वोटर्स की भी बात करते हैं सीट को लेकर और कैंडिडेट भी चाहता है कि ये बेहतर नजर आए। चलिए बढ़ते आगे, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर नजर डाल लेते हैं। देखिए अब इस सीट पर भी अहम मुकाबला है। बीजेपी से चौधरी धर्मवीर है और कांग्रेस से राव दान सिंह है। इस सीट पर भी बीजेपी की तरफ से मौजूदा सांसद ही हैं। चौधरी धर्मवीर को उम्मीदवार बनाया है, जबकि उनके सामने कांग्रेस उम्मीदवार राव दान सिंह है, जो पहली बार लोकसभा चुनाव के रण में उतरे हैं। और इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है। एक तरफ बीजेपी उम्मीदवार है, धर्मवीर के लिए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है और दूसरी तरफ वो पिछले 10 साल में क्षेत्र में कोई प्रभावी काम नहीं करवा पाए। केंद्र और राज्य में वो अलग थलग दिखाई दिए। हालांकि बीजेपी उम्मीदवार धर्मवीर सिंह अपने स्वभाव की वजह से लोगों के करीब हैं, मिलनसार हैं, वो लोगों से अच्छे से डील करते हैं। वही राव दान सिंह भी मिलनसार हैं और सबसे बड़ी बात नए चेहरे हैं। ये बात उनके पक्ष में है। कास्ट फैक्टर भी इनके काम आ रहा है। हालांकि रावदान सिंह अपने क्षेत्र में कमजोर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के नेता भी उनकी जीत की राह में मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। शहरी क्षेत्र में बीजेपी, कस्बों में 50-50 नजर आता है यहाँ पर। तो वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो कांग्रेस यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रही है। सीट का वोटिंग परसेंट क्या इशारा करता है? बिल्कुल श्वेता, क्या इशारा कर रहा है वो 2014-2019 के वोटिंग पैटर्न को हम देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि इस बार की स्थिति क्या है, अनुमान लगाया जा सकता है। बात सबसे पहले 2014 की हम कर लेते हैं और 2014 में किस तरीके से वोट प्रतिशत किस प्रत्याशी का रहा वो आप देखिए जल्दी से। धर्मवीर सिंह प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के, 39.34% वोट प्रतिशत के साथ जीत गए थे। तो दूसरी तरफ यहाँ पर बहादुर सिंह मैदान में थे, 26.75% वोट शेयर इनका रहा, हार गए थे। अब 2019 की बात कर लेते हैं। 2014 के बाद 2019 में आप देखेंगे एक बार फिर से रिपीट किया। बीजेपी ने प्रत्याशी को धर्मवीर सिंह को मैदान में उतारा और वो जो फैसला था वो सही साबित हुआ, क्योंकि यहाँ पर जीत बड़ी थी। वोटिंग जो प्रतिशत था वो भी बढ़ा बीजेपी के कैंडिडेट का, 63.45% वोट प्रतिशत के साथ वो जीत गए थे। लेकिन कांग्रेस की श्रुति चौधरी को हार का सामना करना पड़ा और कितनी बड़ी हार इनकी थी वो वोटिंग पैटर्न आप देखेंगे तो समझ पाएंगे। महज 25.17% वोट शेयर इनको मिला था। श्वेता, बिल्कुल अहम है और अहम अगली सीट भी है। हम बात कर रहे हैं अंबाला लोकसभा सीट की। देखिए यहां से बीजेपी से कैंडिडेट हैं बंतु कटारिया और कांग्रेस से वरुण मुलाना। अंबाला लोकसभा सीट से बीजेपी ने पूर्व सांसद स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी बंतु कटारिया को टिकट दिया है। कांग्रेस ने उनके सामने विधायक वरुण मुलाना को चुनावी मैदान में उतारा है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इस सीट पर बीजेपी कांग्रेस से अभी आगे दिखाई दे रही है। बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट यह है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का विधानसभा क्षेत्र अंबाला लोकसभा क्षेत्र में आता है और इसके अलावा कैबिनेट मंत्री कंवर पाल गुर्जर, राज्य मंत्री असीम गोयल, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का विधानसभा क्षेत्र भी इसी सीट के तहत आता है। ऐसे में ये सभी नेता बीजेपी उम्मीदवार बंतु कटारिया की नैया पार लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर बंतु के पति स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की छवि भी मिलनसार नेता के तौर पर थी और ऐसे में लोगों की सहानुभूति का एक फैक्टर भी है जो उनके पक्ष में जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस सीट पर जनसभा
करने वाले थे और ऐसे में इसका लाभ भी बंतो कटारिया को मिल सकता है। इस जनसभा का कांग्रेस उम्मीदवार वरुण मुलाना भी साफ छवि के नेता के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन उन्हें सीट पर खुद की पार्टी के नेताओं का उतना साथ नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। बीजेपी के खिलाफ जाने वाले किसानों के फैक्टर से उन्हें सीट पर फायदा मिल सकता है। हालांकि आने वाले दिनों में चुनावी माहौल क्या बनता है उस पर भी काफी कुछ निर्भर करता, लेकिन जिस तरह से लगातार ये सक्रिय रहे हैं, आखिरी मोमेंट तक डोर टू डोर कैंपेनिंग की और ऐसे में माना जा रहा है कि टक्कर तो दे रहे हैं, लेकिन फायदा किसे मिलता है ये वोटर आज तय कर देगा। बहरहाल 2014-2019 का वोटिंग परसेंट क्या कह रहा है इस सीट को लेकर, दीपिका? बिल्कुल, इस बार बंतो वर्सेस वरुण का मुकाबला तो आपने बताया किस तरीके से रहने वाला है, लेकिन हम बता देते हैं अपने दर्शकों को 2014 और 2019 का वोटिंग पैटर्न यहाँ पर इस सीट का किस तरीके से दिखाई दिया है। सबसे पहले बात 2014 की कर लेते हैं। रतन लाल कटारिया यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। 50.54% इनका वोट प्रतिशत रहा। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार वाल्मीकि को हार का सामना करना पड़ गया। 22.46% वोट शेयर के साथ वो हार गए थे। काफी ज्यादा गैप यहाँ पर नजर आया और इससे समझ आता है कि उतनी ज्यादा कड़ी टक्कर नहीं दे पाए बीजेपी को जितनी देनी चाहिए थी। मुसीबतें नहीं बढ़ा पाए, लेकिन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 2019 में क्या कांग्रेस के प्रत्याशी ने भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें बढ़ाने की कोशिश की और की तो फिर कितना वो कर पाए, कितना कामयाब हो पाए। आप देखेंगे एक बार फिर से रतन लाल कटारिया बीजेपी के प्रत्याशी से रिपीट किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी को और यहां पर 56.72% वोट शेयर के साथ रतन लाल कटारिया जीत गए थे। लेकिन यहां कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बदला, प्रयोग भी किया। कुमारी शैलजा अपने बड़े चेहरे को मैदान में उतारा, लेकिन बड़ा चेहरा कोई कमाल नहीं कर पाया। महज 30.71% वोट शेयर रहा कुमारी शैलजा का और हार गई थी श्वेता। बिल्कुल दीपिका, तो ये अंबाला सीट के साथ ही ये हरियाणा की जो अहम सीटों का हम जिक्र कर रहे थे वो यहाँ पर खत्म होती है। लेकिन देखिए, दिल्ली हरियाणा की तो हमने बात की, लेकिन अहम राज्य उत्तर प्रदेश है और कहते भी है दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। सभी चरणों में उत्तर प्रदेश की अहम सीटें हैं और आज के चरण में भी उत्तर प्रदेश की कई अहम सीटें हैं, कई अहम चेहरे हैं जिनके साथ दांव पर है। उसे भी हम विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद।